हर इंसान एक बेहतर जिंदगी चाहता है। कोई ज्यादा सुख सुविधाएं चाहता है, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को बेहतर जीवन साथी चाहिए। ये सारी ख्वाहिशें जायज हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए हम रास्ता कौन सा अपनाते हैं वो तय करता है कि हमारे जीवन का सफर कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे सनी। अरे खोलो 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 खोलो, इसे खोलो। नमस्कार काका। सनी बेटा, तुम्हारे उमेश काका तुम्हारे लिए बड़ा सा केक लाने गए हैं, वो बस आते ही होंगे। मुझे नहीं बनाना बर्थडे। अच्छा गिफ्ट भी नहीं मिला, केक भी नहीं आया और पापा भी नहीं आए। अरे बाप रे, देखो केक भी आ जाएगा और बाबा भी रास्ते में है। आखिर कोई इंसान जिंदगी से इतना घबरा क्यों जाता है, इतना कमजोर, इतना बेबस क्यों हो जाता है? कौन था ये आदमी? क्या इस आदमी ने जिंदगी से हार मानकर अपनी जान देने का फैसला किया था, या फिर किसी ने इसे मजबूर किया था, या फिर ये कोई साजिश थी जिसे आत्महत्या की शक्ल दी गई थी? पर वो ये कैसे भूल गया कि घर पर उसका परिवार उसके लौटने की राह देख रहा होगा। आ जाएगा बाबा के, किस बात की चिंता है? काका प्रसून। नमस्कार काका। आज भी आप दोनों लेट हो गए? नहीं भाई, मैं तो टाइम पे था, ऐसे कुछ काम निकल आया। वो एक्चुअली क्या ना, एक क्लाइंट मीटिंग थी तो इसलिए थोड़ा। ये क्लाइंट मीटिंग ना हमेशा गलत टाइम पे ही होती है। काका मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बाद में माला से कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। माला अंदर आ जाओ। जी। केक आ गया, केक आ गया। केक कहाँ है? केक कहाँ है? नहीं ला पाया। नहीं ला पाए मतलब? नाही ला पाया मतलब नाही ला पाया. पैसे नव्हते यार माझ्याकडे. पण पैसे तर दिले होते ना. अगर इसके बारे में दिलीप को पता चल गया तो? नहीं, ये बात हम दोनों के बीच है ना, तो उसे पता कैसे चलेगा? और अगर उसे पता चल भी गया तो मैं उसे समझा दूंगा। हेलो, क्या? ठीक है। क्या चल? पुलिस का फोन था, दिलीप हॉस्पिटल में है। हाँ? हाँ। लवकर चला। क्या हुआ है दिलीप को? क्या हुआ है? आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। देखिए, आपके पति ने जान देने की कोशिश की, पुल से कूद कर, और लोगों ने उन्हें कूदते हुए देखा है। नहीं। शायद वो खुदकुशी करना चाहते थे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या करते हैं वो? सदगुरु नगर में कपड़े की दुकान है उनकी। आप कौन है? मैं दिलीप का काका हूँ। आप लोग रहते कहाँ हैं? सदगुरु नगर में ही, इच्छामल कॉलोनी। घर और दुकान दोनों सदगुरु नगर में है, लेकिन आपका भतीजा दिलीप हमें मिला है कर्मयोगी नगर में, वो भी ब्रिज के नीचे, जो सदगुरु नगर से काफी दूर है। क्या काम हो सकता है वहां जाने का? पता नहीं, मतलब वैसे कुछ बता कर नहीं गए थे। वो शायद गिफ्ट लेने गए होंगे सनी के लिए। हमारे बेटे का आज बर्थडे है ना। डॉक्टर क्या हुआ उन्हें? ठीक हो जाएगा? खतरे से तो बाहर है, पर उसकी बैक पूरी तरीके से इंजर्ड है। स्पाइन में गहरी चोट की वजह से हो सके कि उम्र भर के लिए पैरालाइज हो जाए। बसा इकडे, बसा। ये बात तो तय थी कि दिलीप ने आत्महत्या की थी, जिसे पुल के नीचे खड़े लोगों ने स्पष्ट किया था। लेकिन पुलिस ये नहीं जान पाई थी कि इस आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था, और दिलीप के पैरालाइज्ड हो जाने के बाद ये जानना पुलिस के लिए और मुश्किल हो गया था। बाबा कब ठीक होंगे? वही नहीं, पुलिस। बात कर सकते हैं? पता नहीं, अब तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बाहर आएंगे, कुछ बात करनी है। जी।
हाल ही में कुछ हुआ था क्या? नहीं, मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं थी। कुछ तो हुआ होगा। दिलीप की अपनी दुकान है, कोई लॉस हुआ हो या फिर किसी का उधार। हाँ, मतलब कुछ पैसे लिए थे इन्होंने काका से दुकान सेट करने के लिए। घर की बात है, पैसे लौटाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। आप दोनों भाई भी क्या उनके साथ दुकान में काम करते हैं? नहीं सर, मेरा तो खुद का साइबर कैफे है और मैं पब्लिक सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और आप? मैं इनका चचेरा भाई, मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ, बगल वाले घर में रहते हैं। दिलीप ने कितने पैसे लिए थे काका से? करीब 3 लाख रुपए लिए थे, पर मैंने आपसे कहा ना, मतलब घर की बात है। बहुत अच्छे इंसान है, सब लोग जानते हैं उनको। आर्य विद्या मंदिर में प्रिंसिपल है। और कौन कौन है घर में? मेरी वाइफ चित्रा फिलहाल ऑफिस गई और मेरी पत्नी कीर्ति। कुणाल, क्या हुआ? ताई, क्या हुआ? अरे बोलशील काय झाला? काका ने मेरे साथ छी बोलते हुए भी की मारी है। अरे बेटा, तुम यहाँ आ गई। मैंने कहा ना अंगड़ाई लेने के लिए, मैंने हाथ सीधे की और तुम्हें लग गया। नहीं। बेटा, और तुम उसका गुस्सा मान गई। बेटा, मैं माफी मांगता हूँ, मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे? अरे क्या दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? अरे काका है वो, काका बस कर रही है। शांत बसाता तुम ही। काका ऐसे कर ही नहीं सकते, डोकं ठिकाणावर आहे का? माझ्यावरती विश्वास ठेवा। एक मिनट, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। फैमिली वाले आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप सच बता सकती हो, एफआईआर लिखवा सकती हो। देखिए, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी कुछ हुआ है? काका ने पहली बार मुझे इस तरीके से छुआ। तुमको छुपा तो नहीं रही ना हमसे? नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, और प्लीज मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। प्लीज। विश्वास जोशी स्कूल का प्रिंसिपल है, पर कैरेक्टर का ढीला लगता है, वरना बहू उसके खिलाफ ऐसा कंप्लेन क्यों करेगी? एक बुजुर्ग आदमी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल जाना, और घर वाले उसी को डांट रहे हैं। हो सर। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि दिलीप के एक्सीडेंट या सुसाइड से इसका क्या लेना देना हो सकता है? सर, हो सकता है विश्वास ने दिलीप से पैसे मांगे हो और ये बात उसके पत्नी को पता नहीं हो। दिलीप पैसे लौटाने के हालत में नहीं होगा और इसलिए उसने कदम उठाया होगा। मुझे लगता है जोशी के घर में कोई खिचड़ी पक रही है। हेलो। अरे लो, कौन है रे बाबा इतनी देर रात को? बहुत हाथ चलता है ना तेरा बुड्ढे। अगली बार ऐसा किया ना तो हाथ तोड़ दूंगा, समझा? हेलो हेलो, गुड गुड। बाबा, काय झालं? हेलो हेलो, पेट्रोलिंग 421 गंगापुर की खाड़ी के पास एक बॉडी मिली है। आई रिपीट, गंगापुर की खाड़ी के पास एक बॉडी मिली है। सर, पहले दिलीप की आत्महत्या की कोशिश और फिर विश्वास जोशी का खून। सर, कल ही घर की बहू कीर्ति ने इन पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था और आज इनका खून हो गया। बॉडी का कब पता लगा? साहब करीब 2 बजे। बॉडी के आसपास कुछ मिला? जी सर, अब तक तो कुछ भी नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके बेटे प्रसून को इन्फॉर्म करो। और देखो आसपास अगर मोबाइल मिलता है तो पता तो लगे किसने इसे यहाँ बुलाया था। सुबह से तुम कहाँ थी? मैं तो घर पर ही थी। दरअसल वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। हाँ सर, घर ही सोती ही। तो घर में रह के भी अपना बाहर का काम करवा सकते हैं, है ना? क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, पूछताछ कर रहे हैं। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए भी मना कर दिया था। आपको भी बात ये पता है? पता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे और तुम्हारा पति भी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, पता है। हमारी पूरी फैमिली में काका के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि घर में कोई प्रॉब्लम आए या फिर पैसे की तंगी हो तो फैमिली में एक ही तो है। कीर्ति, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, एक मरे हुए इंसान के बारे में ये सब बोलते हैं और भूल गई काका ने हम सबके लिए कितना कुछ किया है। कुणाल की भी कितनी मदद की है उन्होंने, और उनके बारे में तुम ये सब सोचना भी नहीं। एक मिनट, आप उन पे दबाव मत डालिए।
आप कंप्यूटर की मदद करने के लिए हमेशा उनके घर पे जाते हो? नहीं, पहली बार गई थी। अक्सर तो चित्रा जाती है मदद करने, पर कल वो ऑफिस के काम की वजह से बिजी थी, एक्स्ट्रा आवर्स कर रही थी, सो मुझे भेज दिया। चित्रा ने तुम्हें कभी आकर बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, इस घर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो बस कीर्ति है जो अपना बदला ले रही है। बदला? वही मैं काका से बदला लूंगी। जो भी है ना, साफ साफ बताओ, पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। ये तो इसी से पूछिए आप। हाँ हाँ सांगते ना, घाबरते कमी। सर इस घर में शादी करके पछता रही हूँ मैं। गलती मेरी थी, गलत आदमी से शादी कर ली। कुणाल ने मुझे बताया कि वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसकी फैमिली ने भी यही बताया कि उसका खुद अपना साइबर कैफे है। लेकिन नहीं, शादी के बाद पता चला कि वो सिर्फ एक पार्टनर है, कुछ खास नहीं कमाता, सिर्फ नाम के लिए बिजनेस है। इन सब ने मिलकर मुझे चीट किया है। निकम्मा पति। कमा तो मैं लेती हूँ सर, मैं तो खुद डिवोर्स लेना चाहती थी, पर नहीं, काका ने बीच में टांग अड़ा दी, मेरे भाई बाबा से जाके शिकायत कर दी। फंस गई हूँ मैं यहाँ पे। और इसी बात का तुमने बदला लिया है ना? अपने काका के लिए अभी भी बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ ये बात सच है कि मैं नफरत करती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनको मारने वाले के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपके पति कहाँ है? जी, कुणाल अभी अपने साइबर कैफे में होगा। और बाकी सब? उमेश अपने इंस्टीट्यूट में और चित्रा ऑफिस में। सर मैंने मैसेज भेज दिया है, बस आते ही होंगे सब। चित्रा का ऑफिस एड्रेस? कल आधी रात को एक अजीब सी घटना हुई। किसी ने पत्थर फेंककर बाबा की रूम की खिड़की तोड़ दी और उनको धमकी भरा फोन भी किया। मैं आने ही वाला था पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने के लिए, मैं आप खुद ही आ गए। आप रात में ही आ जाते तो ये घटना टल सकती थी। चलो विश्वास की कॉल डिटेल्स निकालो सर। पता करो कि रात में किसने उसे धमकी दी थी, और हाँ बैंक डिटेल्स भी पता तो करें, कौन कौन विश्वास से मदद लेता रहा है। हो सर। चित्रा, जी सर। आपने कीर्ति को विश्वास के पास भेजा था? हाँ सर, वो एक्चुअली हमेशा मैं ही मदद कर देती थी काका की कंप्यूटर चलाने में। लेकिन क्या है ना कि उस दिन मैं ओवर टाइम कर रही थी और दिलीप दादा के हॉस्पिटल के टाइम काफ़ी सारी छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए अभी ओवर टाइम करके कंपेंसेट कर रही हूँ। इसलिए मैंने कीर्ति को भेज दिया था। कीर्ति ने उस दिन सबके सामने ये कहा कि विश्वास जी ने उसके साथ कुछ गलत किया। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कीर्ति या तो झूठ बोल रही है या फिर उसे कोई गलत फहमी हो गई है। काका तो ऐसे कर ही नहीं सकते। तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो सकता है तुम्हारे साथ ना हुआ, उसके साथ हुआ। क्या है ना सर कि जितना प्यार काका बेटे से करते थे उनके, उतना ही प्यार हम सबसे करते थे। उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। उधर विश्वास का मर्डर हो गया और तुम घर नहीं गई? सर वो मुझे भी अभी पता चला। मैं बस निकलने वाली थी कि मैंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। घर का खर्चा तुम चलाती हो क्या? क्या करो सर, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार उमेश यूपीएससी की एग्जाम पास कर लेगा ना, फिर मुझे नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। सर विश्वास को जिस नंबर से फोन आया था वो किसी राजेश कड़ू के नाम पर रजिस्टर है, और उस रात के बाद से फोन नंबर भी स्विच ऑफ है, लेकिन उसका एड्रेस हमें मिल गया है। इस कड़ू का कोई कनेक्शन है कीर्ति से? नहीं सर। और कोई फोन आया था विश्वास को उस दिन? जी सर, 9 बजे कुणाल का फोन आया था। 9 बजे कुणाल का फोन आया और हमें विश्वास की बॉडी मिली करीब 2 बजे, यानी कि मर्डर 9 और 2 के बीच में हुआ। साइबर सेल कंफर्म करो और मर्डर वाले दिन कुणाल की फोन लोकेशन ट्रेस करो। सर। और विश्वास का फोन मिला? नहीं सर, स्विच ऑफ है, और उसका आखिरी लोकेशन गंगापुर के पास का जंगल है। गंगापुर? राजेश कड़ू। ओ सर, मीत सर। ये नंबर तुम्हारा है? हाँ सर, ये नंबर तो मेरा ही है, पर मैं तो इसे कब का बंद कर चुका हूँ। ये नंबर एक्टिव है और इस नंबर से किसी को कॉल किया गया था। अरे एक मिनट साहब, शायद मेरे बेटे रवि ने इसे एक्टिव किया होगा। कहाँ है वो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर आर्य विद्या मंदिर। कौन से स्टैंडर्ड में? सर 11th में। प्रिंसिपल कौन है तुम्हारे? विश्वास जोशी। उनका खून हो गया, पता है तुम्हें? और रात को उनको धमकी भरा फोन भी गया था तुम्हारे पापा के नंबर से। तुम्ही ने किया था ना? रवि खरा सांग। हाँ सर, मैंने ही किया था उनको फोन।
मैं सर बहुत गुस्से में था। किस बात का गुस्सा? वो सर हुआ यूँ कि गुस्सा आया था उन पे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनके घर का शीशा तोड़ा, उन्हें डराने के लिए। पर सर मैंने उन्हें मारा नहीं। कल 9 से 2 बजे के बीच तुम कहाँ थे? सर मैं घर ही तो। हाँ सर, वो घर पे ही था। तुम्हारा फ़ोन नंबर दो मुझे, तुम्हारे पास है वो, और ज़रूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सर मर्डर के दिन कुणाल के फ़ोन की लोकेशन मिल गई है। वो 10 साढ़े 10 बजे तक गंगापुर वाली खाड़ी के पास ही था। बुलाओ सर। सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरी घड़ी। घड़ी ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरे पर्स में तुम्हारी घड़ी ढूंढ रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि काका के मरने के बाद तुम्हारी नजर मेरे पैसों पे है? कीर्ति कमाल। छोड़ो यार, अब कम से कम उस मरे हुए आदमी को तो छोड़ दो ऐसे। तो वो बेचारे वैसे ही। बेचारे? प्लीज कुणाल, मेरे सामने ये नाटक मत करो। सच बात तो ये है कि तुम्हारा रिश्ता काका से नहीं, उनके पैसों से था। कुणाल, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मैं काका नहीं हूं, माझ्या पैशांपासून लांब राहायचं। हेलो, कौन है? सर सुबह 10:30 बजे तो मैं अपने साइबर कैफे में था। अब पता किधर था? तेरी फोन की लोकेशन बता रही है कि मर्डर वाली सुबह 10 और 10:30 के बीच तो गंगापुर के पास था, और तूने सुबह अपने विश्वास काका के साथ बात भी की थी 9 बजे। आज शपथ मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे तो विश्वास काका से उधार पैसे चाहिए थे, इसलिए मिलने गया था मैं। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता साहब, आखिर सारे घर वाले तो मुझे निकम्मा मानते थे। 70,000 रुपये चाहिए थे मुझे काका साहब से। 70,000 क्यों चाहिए थे? साहब मेरा साइबर कैफे का बिजनेस है जो पूरी तरह ठप पड़ चुका है। एक तो सबके हाथ में फ़ोन है और उसमें फ्री इंटरनेट। मैंने सोचा था साहब कि नया धंधा शुरू करूंगा जो बहुत अच्छे से चले, इसलिए मैंने काका साहब से पैसे उधार मांगे। पर मुझे डर था साहब कहीं काका साहब मना ना कर दे, इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। बचपन में काका साहब हमको अक्सर गंगापुर के पास घुमाने ले जाया करते थे। मैंने सोचा उनको वहाँ बुलाऊंगा, शायद इमोशनली थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। क्या हुआ मिलने के बाद फिर? उन्होंने हाँ बोल दिया साहब, वो राज़ी हो गए और फिर मैं वहाँ से निकल गया। तुम दोनों साथ भी तो जा सकते थे घर। हाँ साहब, पर अर्जेंटली मुझे मेरे साइबर कैफे वाले पार्टनर का फ़ोन आया। उसने बोला कि कंप्यूटर बंद हो चुका है और रिपेयरिंग का काम सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए जाना पड़ा। कॉल रिकॉर्ड्स में उसका नंबर तो होगा ना? दिखा फोन। तो विश्वास काका से नाराज था कीर्ति के इल्जाम लगाने की वजह से? नहीं साहब, मैंने तो कीर्ति की किसी बात पे यकीन नहीं किया। घर में किस किस को पता था कि तू विश्वास काका को मिलने जा रहा है? किसी को नहीं। तेरा पार्टनर कौन है? जी हाँ सर, कुणाल यहाँ आया था कंप्यूटर ठीक कर। किस टाइम पे? सर एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, करीब 11 बजे। कुणाल ऐसे नहीं कर सकता, वो और बाबा बहुत क्लोज थे। कुणाल दादा काका की बहुत इज्जत करते थे आणि काका पण खूप मानायचे त्याला। हाँ, और काका ने उसको बिजनेस के लिए पैसे दिए थे, तो फिर वो क्यों मारेगा काका को? और इतने सालों में मैंने उन दोनों में कभी झगड़ा होते हुए भी नहीं देखा। साहब भाऊ को अच्छे से जानता हूं मैं, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, और काका का तो बिल्कुल भी नहीं। भाऊ को कोई भी चीज की जरूरत होती तो काका ही तो थे जो उसकी मदद करते थे। सनी रुक, अरे रुक, पकड़ लिया। रुक जा 2 मिनट। पढ़ाई तो अच्छे से की है ना मेरे बेटे ने? हाँ, लेकिन एग्जाम गंदा ही जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुमने पढ़ाई अच्छे से की है ना? हाँ, लेकिन पापा ने गुड लक तो नहीं बोला ना, इसलिए एग्जाम गंदा ही जाएगा। तू आ। देखा, अभी बाबा ने सनी को गुड लक बोला ना? हाँ। है ना? तो अभी हमेशा की तरह मेरा बेटा फर्स्ट आएगा स्कूल में। सर विश्वास ने वाकई में तीनों भतीजों पे काफी खर्चा किया है। पिछले साल विश्वास ने दिलीप को 3 लाख रुपए और कुणाल को 2 लाख रुपए दिए। सर यहाँ तक कि दिलीप के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा भी उसने किया है। सर इन खर्चों में एक खास खर्चा है। क्या? ये देखिए सर, विश्वास ने अभी अभी एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है
जो माला के बेटे सनी के नाम पर है। सर खास बात यह है कि इस अकाउंट का नॉमिनी खुद विश्वास और माला है, दिलीप ने। कमाल है, माँ नॉमिनी और बाप नहीं। तुम्हें याद है उस दिन भी माला ने कीर्ति को सपोर्ट नहीं किया था, विश्वास का सपोर्ट किया था और कीर्ति को सबके सामने मारा भी था। सर मुझे तो लगता है कि विश्वास काका और माला के बीच में कुछ चल रहा है। हो सकता है कि इस बात का दिलीप को पता चल गया हो और उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो। आप विश्वास के काफी क्लोज थे। हाँ, घर के बुजुर्ग थे, बहुत इज्जत करती थी मैं उनकी। सुना है वो आपके पति का इलाज भी करा रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। पर एक बात बहुत अजीब लगी, सनी के आरडी अकाउंट में नॉमिनी आप और विश्वास जी हैं, आपके पति ने। ये आरडी है सनी के भविष्य के लिए। काका ये मतलब दिलीप को अच्छा नहीं लगेगा। अरे देखिए, दिलीप ने पहले से ही आपसे इतना सब कर्जा लेके रखा है और उसी को चुकाने की बात करता रहता है। अभी ये एक और उसे सच में अच्छा नहीं लगेगा। ये बात हम दोनों के बीच है ना, तो उसे पता कैसे चलेगी? और अगर उसे पता चल भी गई तो मैं उसे समझा दूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। साफ ही तो कहा मैंने, आपके बेटे के नॉमिनी बन गए हो। आखिर क्या रिश्ता है आप दोनों का? बहुत खास रिश्ता है, बाप और बेटी का। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर कुणाल के कॉल रिकॉर्ड से यह पता चला है कि 10:30 बजे मोहित ने उसे कॉल किया था। दो संभावनाएं, या तो कुणाल हमसे झूठ बोल रहा है कि विश्वास को मिलने के बाद मोहित का फोन आया और वहां से चला गया, या फिर दूसरा कि मर्डरर पहले से ही वहां मौजूद था और कुणाल के जाते ही उसने विश्वास का मर्डर कर दिया। लेकिन सर कुणाल ने कहा था कि वो गंगापुर में विश्वास से मिलने वाला है, ये बात किसी को पता नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कीर्ति ने इस बात का पता कर लिया हो। आखिर उसके पास रीजन भी था विश्वास को मारने का, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। एक काम करो, कीर्ति के फोन रिकॉर्ड निकलवा और पता करो किसी हिस्ट्री शीटर या फिर किसी क्रिमिनल से उसका कांटेक्ट है क्या। मुझे लगता है उनकी सुपारी दी गई है। हो सर। वहिनी, दुकानाची चावी द्या। दुकानाची चावी कशाला? कशाला म्हणजे? कब तक दुकान बंद रखने वाले हो? आज से दुकान मैं संभालूंगा। संभाल पाओगे? संभाल पाओगे का क्या मतलब है? हा? अब तक दिलीप दादा ने संभाला ही है ना। और वैसे भी मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो तब क्यों नहीं संभाला जब तुम्हारे दादा चाहते थे कि तुम संभालो? तब तो तुम्हें पढ़ाई करनी थी और इस वजह से बेचारी चित्रा को भी दिन रात मेहनत करनी पड़ी। अगर अब संभालोगे तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो जाएगा? काय साला वहिनी, क्या बात चल रही है? सर हाँ, कीर्ति का कॉल रिकॉर्ड। सर इसके हिसाब से कीर्ति का किसी क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर से कोई कांटेक्ट नहीं था। सर मामला कुछ और ही है। मतलब? कीर्ति और उसका चचेरा देवर प्रसून, दोनों के बीच में फोन पे काफी सारी गुटरगु हुई है, वो भी प्रसून के ऑफिस टाइम में। कहीं प्रसून और कीर्ति का कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा है और उसके बाप को पता चल गया? प्रसून और कीर्ति दोनों को उठाकर लेकर आओ। सर टाइम नहीं है मेरे पास। तुम दोनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन दोनों मेरे पास है। बहुत बातचीत होती रही है तुम दोनों में, कई बार तो फोन की लोकेशन भी एक है। ऑफिस आवर्स में भी तुम एक दूसरे से मिलते हो। चल क्या रहा है? कहीं तुम दोनों ने तो विश्वास काका और दिलीप को नहीं मारा? क्योंकि तुम दोनों की आशिकी के बारे में उन्हें पता चल गया था। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। 2-4 बार ऑफिस आई थी क्योंकि इसे नौकरी की तलाश थी। हमारे बीच में सिर्फ ये सभी बातें होती थी सर। और हमारे कंपनी के मुंबई ब्रांच में वैकेंसी है, इंटरव्यू के लिए इसे ऑफिस आना पड़ता था। अब तुम दोनों इसके आगे झूठ बोला ना तो 302 लगवा दूंगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। विश्वास की मौत के बाद तुम दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया, क्यों? ताकि दुनिया को पता ना चले, है ना? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मैंने कुणाल और प्रसून को ये बात बताई कि इनके बाबा ने मेरे साथ क्या किया, तब प्रसून ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। लेकिन सर मुझे जॉब चाहिए थी, इसलिए मैं बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन ये नहीं उठाता था। सर ऐसे घटिया औरत के साथ क्या बात करूं मैं झूठे लोगों के साथ बात नहीं करता। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात करने की? खोटनों को बोलूं सा? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाबा के लिए कितनी नफरत भरी पड़ी है। सर इन दोनों के बीच में ना बहुत झगड़े होते हैं। क्या मरती है तू? बस बस गबसादा। कीर्ति तू जा। तुम दोनों के आपस में झगड़े क्यों होते थे? सर कौन से घर में बाप और बेटे के बीच में झगड़े नहीं होते सर। तुम सिर्फ अपने झगड़े की बात करो, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा होता था उसका मर्डर हो चुका है। वो हमें दोनों प्रॉपर्टीज बेच के मुंबई में फ्लैट लेना था। हमें मुंबई शिफ्ट होना था और बाबा इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। और वो दोनों प्रॉपर्टी तुम्हारे बाबा के नाम पे थी?
नहीं सर, वो दोनों प्रॉपर्टीज हमें विरासत में मिली। आधा हिस्सा मेरे और बाबा के नाम पे और आधा हिस्सा दिलीप, उमेश और कुणाल के नाम पे। इसलिए हम चाहते थे कि हम कौन कौन चाहता था? सर मैं, कुणाल और उमेश। और दिलीप? सर दिलीप वो प्रॉपर्टी से बहुत इमोशनली इन्वॉल्व था, तो उन्हें सिर्फ बाबा ही मना सकते थे। मतलब जो लोग इस प्रॉपर्टी को बेचने के खिलाफ थे उन दोनों को टारगेट बनाया? मेरे बाबा अब मेरे साथ नहीं रहे और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तुम्हारे बॉस का नंबर और जिसने कीर्ति कंटे को लिया है, दोनों का नंबर मुझे चाहिए। सर मैंने प्रसून के ऑफिस से पता किया। प्रसून और कीर्ति सच बोल रहे हैं। कीर्ति वाकई में जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। मतलब प्रसून और कीर्ति के बीच में कोई लफड़ा नहीं था और प्रसून को अपने बाप को मार के कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 ही सस्पेक्ट, जिन्हें विश्वास की मौत से और दिलीप के सुसाइड से फायदा हो सकता था। चलो। सिर्फ पैसे के लिए मैं अपने काका को क्यों मारूंगा सर? और मान लीजिए अगर मैंने मार भी दिया तो सारा पैसा तो उनके बेटे को मिलने वाला है और मैं अपने बड़े भाई का एक्सीडेंट भी करवाऊंगा। ऐसा कौन सा खजाना है सर उनके पास? वैसे भी तो अपनी पत्नी की कमाई पे जी रहा है, घर का खर्चा मुश्किल से चलता होगा ना। और तेरी पत्नी की कमाई कोई खास नहीं है, पैसों की जरूरत तो पड़ती होगी तुझे। चित्रा काफी कमा लेती है, जिससे मेरी ट्यूशन फीस वगैरह सारे खर्चे अच्छे से मैनेज कर लेती है। अब तो उसका प्रमोशन हो गया है, एक कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गई है। ये तुझा बैंक स्टेटमेंट, और जिस ऑफिस में तुम काम करती हो वहां सिर्फ तुम रिसेप्शनिस्ट हो और तुम्हारी कुल पगार 5,000 रुपए है। और ये विश्वास का बैंक स्टेटमेंट, जिस दिन भी उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले उतना ही अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ है उस दिन। पुलिस जब पीछे लगती है ना तो मुर्दों से भी बयान निकलवा लेती है। अब बताओगी तुम्हारे और विश्वास के बीच क्या चल रहा था? सर प्लीज माझ्यावर विश्वास ठेवा, मेरा कोई अफेयर नहीं चालू है। और जो काका ने पैसे दिए थे वो उमेश की पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। तो इतने चोरी छुपे पैसे जमा करने की क्या जरूरत थी? उमेश को डायरेक्ट भी तो दे सकता था। सर उमेश खूब आलसी है, अगर उसको पता चलता कि ये काका ने पैसे दिए हैं तो फिर ना वो उसे लौटाने की कोशिश करता और ना ही ठीक से पढ़ाई करता। मेरे पैसे देने से उसका ईगो हर्ट होता है, जिससे कम से कम वो पढ़ाई तो करता है। और क्या पता शायद मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती या फिर मुझे मारना बंद कर देता। इसलिए मैंने झूठ बोला घर वालों से कि मेरी प्रमोशन हो गई है, जिससे मेरी सैलरी पर सवाल ना उठे। क्या लगता है ये चित्रा सच बोल रही है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विश्वास चित्रा और माला दोनों को पैसे देता था, वो भी उनसे पति से छुपाकर। हो सकता है कि कीर्ति सच बोल रही हो कि विश्वास ने उसके साथ मॉलेस्टेशन किया है, और ये दोनों भी ये सच जानती हो लेकिन जानबूझकर बता नहीं रही हो, क्योंकि विश्वास से उन्हें पैसे मिलते हैं। और हो सकता है कि विश्वास कीर्ति का मुंह नहीं बनकर पाया हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास को मारा किसने था। माला और चित्रा तो हो नहीं सकते, क्योंकि पैसे के अंडे देने वाले मुर्गी को कौन काटेगा? सर विश्वास का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आला है। इसके हिसाब से विश्वास की मौत 10 से 11 के बीच में हुई। 10:30 बजे कुणाल उसी एरिया में था, लेकिन सर उसके पास विश्वास को मारने का कोई मोटिव नहीं है। मैंने उसकी कंप्यूटर रिपेयर करने की बात भी वेरीफाई की। ही इज क्लीन देयर। विश्वास के सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया, और सर सीने पर मल्टीपल स्टैबिंग के निशान भी है। बार बार चाकू घोंपा गया। बार बार? इसका मतलब है कोई इमोशनल रीजन है। भला कोई इतनी बेदर्दी से कैसे किसी को मार सकता है? वो ना हो मारने वाला भी इस दर्द से गुजरा हो। कोई तो है जो विश्वास से बहुत नफरत करता था। सर ये भी पता चला है कि मारने वाले ने बाएं हाथ से वार किया, मतलब वो लेफ्टी। कुणाल का है? वो तो घर पर नहीं है, कल रात से घर नहीं आया। कहाँ गया? पता नहीं सर, बता के नहीं गया और कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। साइबर सेल को कांटेक्ट करो और उसका लास्ट लोकेशन निकालो। क्या हुआ है सर? बाकी के सब कहाँ हैं? प्रसून कहाँ है? नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। छुपाओ मत, खूनी की मदद करोगे तो पछताओगे। सर हम आपसे क्यों छुपाएंगे सर? आपसे छुपा के हमें क्या मिलेगा? और सर वो कहाँ जाता है, कब आएगा, किसी को कुछ बता के नहीं जाता। और इस वक्त भी हमें भी ये नहीं पता कि वो है कहाँ पे। हेलो पाटिल, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ।
वेरी गुड सर, कुणाल के फोन की लास्ट लोकेशन मिल गई है। चलो। पुलिस को कुणाल के फोन की आखिरी लोकेशन पता चली, जो कि इगतपुरी के जंगलों के बीच थी। आखिर कुणाल किससे डरकर भाग रहा था? क्या छुपाना चाहता था वो? क्या वो अकेला था या फिर घर का कोई और सदस्य भी पुलिस को गुमराह करने में उसकी मदद कर रहा था? विश्वास के खून की तहकीकात के दौरान कुणाल का अचानक यूं गायब हो जाना उसे शक के घेरे में ला रहा था। सच क्या था ये तभी पता चल पाता जब पुलिस उस तक पहुंच पाती। सर, मोबाइल का लोकेशन तो यहीं पर बता रहा था। आसपास चेक करो। सर इकडे या लवकर बघा। ये कुणाल इस जंगल में क्या कर रहा था? आसपास कोई गांव भी नहीं है। सर, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। सर, ये मोबाइल फोन। आसपास जितने भी फोन एक्टिव थे उनकी डिटेल्स निकालो, जब इसका फोन बंद बता रहा था। सर, एक कीर्ति है जिसको कुणाल और विश्वास के मौत से फायदा हो सकता है। क्यों? उमेश भी तो है। जितने कम लोग उतना बड़ा शेयर प्रॉपर्टी में। एक काम करो, उमेश और कीर्ति को थाने बुलवा लो और कुणाल की फोन डिटेल्स निकलवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मुझे कोई आइडिया नहीं वो जंगल में क्यों गया था। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? तुम उसकी पत्नी हो ना? सर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जाता था, क्या करता था। साहब एक मक्खी तो मार नहीं सकता, मैं भाऊ को क्या मारूंगा? चित्रा बता रही थी तू उसे बहुत मारता था और तू अपने भाऊ को नहीं मार सकता। बता, वरना। साहब सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, उस टाइम में दुकान पर था। सर, कुणाल के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास क्लू हाथ नहीं लगा। उसका फोन 2 बजे स्विच ऑफ हुआ, जिस वक्त एरिया में 55 फोन एक्टिव थे। इसमें कोई नासिक का नंबर है सर, ये देखिए, ये अरविंद मांजरे का। चला उस लिया तैला। सर, अरविंद। जी सर। शनिवार को इगतपुरी में क्या कर रहा था? सर, मेरे दोस्त की शादी है तो रिजॉर्ट की बुकिंग प्राइस पता करने गया था। तो ये काम फोन पे भी हो सकता है। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? सर मुझे लोकेशन देख के बुकिंग करनी थी और बिना लोकेशन देखे क्या मतलब बनता है? सर हुआ क्या है? रिसोर्ट गया था ना, वहाँ का नंबर लिया होगा ना? नंबर दे। सर हुआ क्या है बताइए तो सर एक बार। मर्डर का केस है। रिसोर्ट में फोन करके पता करो कि अरविंद झूठ बोल रहा है सच, और जोशी परिवार का आदमी कोई उसके टच में था या नहीं। सर हाँ, अरविंद का कॉल रिकॉर्ड। सर वो झूठ बोल रहा था कि किसी रिसोर्ट में गया था। उसके फोन लोकेशन के हिसाब से वो कुणाल के मर्डर स्पॉट के पास ही था। सर एक अजीब बात है अरविंद के कॉल रिकॉर्ड में। अरविंद को इस नंबर से लगातार फोन आता था। ये नंबर भी सर अरविंद के नाम पे ही रजिस्टर है, जिसकी लोकेशन दिलीप और विश्वास के घर के पास की बता रही है। सर और एक अजीब बात है कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद से बात करने के लिए ये नंबर एक्टिव होता था, उसके बाद स्विच ऑफ। कितने बजे फोन आते थे? सर तकरीबन आधी रात को। अरविंद को उठाकर लेकर आओ। सर अरे सुनिए। हाँ ये सर। अरविंद इधर ही रहता है? सर हाँ, इधर से रहता हूँ। अच्छा, अकेला ही रहता है? हाँ सर, अकेले ही रहता है। और काम कहाँ पे करता है? सर स्टेशन पे इसकी फर्नीचर की दुकान है। थैंक यू। ओके सर। हाँ बोला। सर अरविंद ने दुकान नहीं खोली। मुझे लगता है हमारे पूछताछ करने के बाद वो डर से भाग गया। शहर की सारी चौकियों को अलर्ट कर दो और हाँ, उसका स्केच सारी चौकियों में सर्कुलेट कर दो। जी सर। मान लो अरविंद ने ही कुणाल और विश्वास का खून किया है, पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। आखिर क्या वजह हो सकती है? और हाँ, ये अरविंद आधी रात को किससे बात करता है? कोई किराए के गुंडों से तो बात करेगा नहीं। को ना हो अरविंद का कोई इस कॉलर से पर्सनल कनेक्शन है, कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई प्रेमी। हो सकता है सर। जिस तरीके से रात को चुपके से ये सब फोन कॉल चल रहे हैं, किसी अफेयर की तरफ ही इशारा करते हैं। दिलीप के घर में 3 औरतें हैं। पहली माला, जिसका पति बेड रिडन है, और दूसरी कीर्ति, जिसका पति कुछ करता नहीं और उससे पीछा छुड़ाना चाहती है,
और तीसरी चित्रा, जिसका पति उसे बहुत मारता है और उसकी कमाई पर हक जमाता है। कहीं ऐसा तो नहीं इन तीनों में से किसी का अफेयर चल रहा हो और शादीशुदा होने की वजह से वो ये चाहती हो कि ये बात किसी को पता ना लगे। एक काम करो आपने, जिस नंबर से उसे लगातार फोन आते हैं उसे ट्रैक करो, कभी तो चालू होगा। सर। काफी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को अरविंद की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अरविंद तक पहुंचने की एकमात्र उम्मीद थी वो फोन नंबर जो जोशी परिवार में से किसी का भी हो सकता था और जिस पर अरविंद की अक्सर बातचीत होती रहती थी। आखिर किसका था वो नंबर और उसका अरविंद के साथ और जोशी परिवार में हुई उन 2 हत्याओं के साथ क्या संबंध था? अरविंद का दूसरा नंबर जो जोशी परिवार में था वो ऑन हो गया है और अरविंद की लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। वो कोपर गांव में कहीं है। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया सर। मैंने अपना पुराने वाला सिम ऑफ कर दिया। अब कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। I'll call you back. किससे बात कर रही थी? कौन? रूम सर्विस। ये तो यूएस का नंबर है। सर वो मेरे यूएस के कंपनी के बॉस के साथ बात कर रही थी जॉब के लिए। पर सर क्या हुआ? चल हो गया तेरा खेल, बहुत खेल लिया तूने। रुक, आपने जवाब देगा और मार खाएगा। बता। हाँ सर, मैं प्यार करता था चित्रा से। हम लोग कॉलेज के टाइम के दोस्त। सर क्या करता मैं, मार दिया उसके काकू विश्वास को। पर क्यों? पर वो बहुत घटिया आदमी था। उसने मेरी चित्रा के साथ सर उसका रेप किया था और उसका वीडियो बना के उसे डराता था। हाँ, मैंने अरविंद से झूठ बोला था कि मेरा रेप हुआ है। वो मुझसे प्यार करता था, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। मेरा अफेयर विश्वास के साथ था। सिर्फ पैसों के लिए? जरूरत थी मुझे पैसों की। उमेश की पढ़ाई का खर्चा था मेरे सर के ऊपर। मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। काका को मैंने गंदी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। काका तू 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 इकड़े क्या करतेस? थोड़े से पैसे हवे होते। कितने? 80,000। ए बग, इतने पैसे मेरे पास अभी है नहीं। 10,000 है, चलेगा? चलेगा। और बाकी ठहरा के ले लूं? चलेगा। और 70,000 के लिए तुमने विश्वास के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया। मुझे उसकी कमजोरी पता थी। विश्वास को फंसा रही थी, पर विश्वास ने तुम्हें फंसा लिया। उमेश यूपीएससी के एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका था। मला माहिती होतं कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अरविंद से मिली। सोचा उससे शादी कर लूंगी और उमेश को छोड़ दूंगी। पर विश्वास काका बीच में आ गए और उसके बदले में मैं उसे पैसे दूंगी। कुणाल ने डबल गेम खेलने की कोशिश की और काका से भी पैसे डिमांड किए। काका वो क्या है ना, आपके कंप्यूटर में मैंने आपकी और चित्रा की रासलीला का वीडियो देख लिया है। तू चाहती थी काका के मर्डर के पीछे भतीजा कुणाल फंस जाए, तो उसे क्यों मरवाया? क्योंकि मुझे उसके साथ भी सोना पड़ा था और वो अरविंद को कभी भी बता सकता था। फिर तुमने अरविंद को कैसे राजी किया कुणाल को मारने के लिए? मैंने कहा कि कुणाल पुलिस से बहुत डर गया है, कभी भी सच बोल देगा और हम फंस जाएंगे। वे रोई गिड़गिड़ाई, बोला कि कुणाल को मार देते हैं और वो मान गया। और फिर मैंने कुणाल को कहा कि तुम इगतपुरी चले जाओ, वहाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जो मैंने तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन एक बेवकूफ़ी हो गई। अरविंद कुणाल को मारने के लिए अपना मोबाइल साथ ले गया और आपने उसे ट्रैक कर लिया। और दिलीप, उसके एक्सीडेंट का क्या राज है? उसका भी तुमने इस्तेमाल करना चाहा और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि दिलीप को उकसाऊंगी तो विश्वास को वो अपने आप मार डालेगा। भैया चित्रा काय झालं? भैया वो
आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करूं। उसमें ना समझने वाली क्या बात है, बोलो तो। भैया वो काका जी और माला दीदी के बीच कुछ, मतलब वो लोग एक साथ, मी स्वतः बघितलं। आप जब दुकान जाते हो तब। बेचारा खामखा उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तुम्हारी वजह से। क्या हासिल हुआ तुमको? प्यार पाने का रास्ता जुर्म नहीं होता। दिलीप जिंदा तो था, लेकिन ऐसी जिंदगी की क्या मायने। किसी की बातों में आकर अपने करीबी लोगों पर शक करना और फिर उस गलतफहमी की वजह से आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना ना सिर्फ गलत है बल्कि बेवकूफ़ी भी है। उधर चित्रा पछता रही थी उमेश से शादी करके। उसके पास एक रास्ता था कि वो तलाक ले सकती थी, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती थी, पर उसने एक गलत रास्ता चुना। एक बार कदम गलत रास्ते पर पड़े तो फिर बढ़ते ही चले गए और अंत हुआ जेल की सलाखों के पीछे। बेहतर जिंदगी की तलाश यूं खत्म हो गई। जरूरत है अपनों में विश्वास रखने की, उनसे खुलकर बात करने की। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें विश्वास होता है। अरे सुन ना यार। अरे सुन, अगर पहली रात ही दम नहीं दिखाया ना तो तेरी बीवी तुझे पूरी जिंदगी दबा के रखेगी। समझ ले, टेस्ट मैच है, उसके बाद तो पूरी जिंदगी 2020 ही खेलना है मेरे भाई। और एक बात, अगर जरूरत पड़े ना तो हमें भी बुला लेना। चलो यार, सारी बातें आज ही कर लोगे। जा मेरे शेर, मार ले मजा। जा तो ये सब आपके पति ने नशे में धुत होकर किया? सर, नशे में था, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है। कैसी वजह? राजस्थान के अमरपुरा गांव में एक दिन कोमल अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत लेकर पुलिस के पास आती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी शादी कुछ ही वक्त पहले हुई है। तो किसने किया था कोमल के साथ ये बलात्कार? क्या थी उसकी कहानी और क्या था इस कहानी के पीछे का सच? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? भला एक पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है क्या? और फिर शादी के बाद पति जो करे वो बलात्कार नहीं होता है। और वैसे भी मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन पक्का झूठ बोल रही है वो। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, लेकिन क्योंकि दहेज लेना और दहेज मांगना दोनों ही कानूनन अपराध है। दहेज? आपकी बहू ने हमें बताया कि आपके परिवार ने उसके परिवार से दहेज मांगा था। सर, मेरे ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर मेरे भाई से एक बहुत बड़ी रकम मांगी थी, जिसे देने के लिए मेरे भाई ने वादा किया था, पर ऐन मौके पर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेरे भाई को बहुत ताने सुनाए, बहुत बेइज्जत किया। और उसी बात की भड़ास निकालने के लिए मेरे पति ने मेरा रेप किया। देखा ये क्या किया तेरी छोटी बहन ने? कहाँ है आपका बेटा? कहाँ है विशाल? अपने कमरे में है ऊपर। पकड़ो। साहब हमने चलो, तो कुछ कहना है, थाने में चल के अरे क्या हुआ? क्या अपनी बीवी का बलात्कार किया तूने? चलो। उसे बलात्कार नहीं कहते, सुहागरात कहते हैं। और मेरी बीवी है, जो चाहे करो, तुमसे मतलब। चल थाने बताता हूँ क्या है। चल। चलो। सर वो झूठ बोल रही है, आप मेरा विश्वास कीजिए। सर मुझे तो जब पता चला कि उसका महीना चल रहा है तो मैंने खुद उससे कहा कि आज रहने देते हैं। सर
कहानियां अच्छी बना लेता तू, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हम विश्वास कर लें। मेडिकल रिपोर्ट के आने तक अपनी खैर मना ले तू। जैसे ही मेडिकली ये प्रूव हुआ कि तूने अपनी पत्नी कोमल के साथ बलात्कार किया है, तो ऐसी धुलाई शुरू होगी ना तेरी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं अभी आती हूँ। भैया कोमल क्या है ये सब? क्यों कर रही है तू ये सब ड्रामा? ये सब तू जानबूझ के कर रही है ना? जानबूझकर? भाई होने के बाद भी आप मेरे साथ नहीं हैं, उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। कोमल बात को घुमा मत। भाई हूं मैं तेरा, तेरी रग रग से वाकिफ हूं और मैं जानता हूं ये सब तूने जानबूझ कर किया है। कोमल, कोमल! सुन बेटा, अगर विशाल से कोई गलती हुई है ना तो मैं माफी मांग रही हूँ। बंद कर दे ये सब, बहुत बदनामी हो रही है। और देखना, इन सब में तकलीफ किसी और की नहीं, तेरे पति को ही हो रही है। और एक पत्नी होने के नाते तू अपने पति को ऐसे हाल में देख सकती है क्या? गलत तो मेरे साथ भी हुआ है ना। एक नंबर की झूठी है तू। मेरा बेटा निर्दोष है। क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तुझे क्या लग रहा ये सब करके तू चैन से रह पाएगी? एक मिनट माम, मैं समझाती हूँ। कोमल मेरी बात सुनो, तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करने पर तुली हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगी। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारी शादी कराई थी इस घर में? कोमल सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही शादी करवाई थी ना इस घर में। तुम्हें पता है कि दहेज लेने के साथ साथ दहेज देना भी कानूनन जुर्म है? आई नो सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सर हम लोगों ने उनको ना तो कोई दहेज दिया और उन लोगों ने भी हमसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा। बकवास मत करो। सर मेरी एक बहन और है, उसकी पहले से ही उस घर में शादी हो चुकी है। सर हम दोनों परिवारों में बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता है। उन्हें कोमल पसंद थी। सर मैंने सोचा दोनों बहनें अगर एक घर में एक साथ रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारी बहन कोमल का कहना है कि इसकी शादी में इसके ससुराल वालों ने तुमसे एक मोटी रकम की डिमांड की थी। आखिर क्यों झूठ बोल रहे हो कि उन्होंने कोई डिमांड नहीं की? सर झूठ मैं नहीं, ये बोल रही है। और ये सर इसका आज का ड्रामा नहीं है, बचपन से ये नाटक करती आ रही है। नहीं सर। चुप रहो तुम। सर ये रेप वगैरह का सारा मामला पूरी तरह से बकवास है। आप इसकी किसी बात का विश्वास मत कीजिए। ये बचपन से ड्रामेबाज है, एक नंबर की झूठी है सर ये। भैया ठीक है, आप लोग जा सकते। थैंक यू सर। गई। कपिल, ये मामला तो बड़ा अजीब सा है। कोमल के हिसाब से कोमल के ससुराल वालों ने उसके भाई उदय से एक मोटी रकम की डिमांड की, लेकिन उसका भाई इस बात से सीधा इनकार कर रहा है। उदय के बयान के हिसाब से तो हमें विशाल के घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा या तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा तो पहले ही बता दूं, ये ख्याल मत पालना। मुझसे कोई उम्मीद मत करना। हमने तुम्हारी शादी कर दी ना, अब वही ससुराल तुम्हारा अपना घर है। मेरी बात तो सुनिए भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? ये रही कोमल की मेडिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ बलात्कार हुआ है। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध तो होता ही है, उसे बलात्कार कैसे कह सकते हैं आप? तो अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा वो? चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, अपनी बीवी के साथ हो, किसी धंधे वाली के साथ हो या फिर किसी भी लड़की के साथ, जब कोई लड़का किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसे बलात्कार ही कहते हैं। आई बात समझ में? चलो जाओ। विशाल कहाँ है? विशाल हमारा मेहमान बनकर रहने वाला है, क्योंकि कोमल की मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हो गया कि उसके साथ रेप हुआ है। चले जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। सब रिश्तेदार और पूरे मोहल्ले के सामने हम सब की नाक कटा दी, तब अकल आई तुझे? आज तेरी वजह से हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सच में कोमल, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। नहीं दीदी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो और अपने किए पे शर्मिंदा हो तो विशाल के खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट की है उसे वापस ले लो। हाँ दीदी ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ।
तो आप सब लोग मुझे अपना लेंगे ना? मैं भी चाहती हूँ। कोमल जी, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या करेंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप कंप्लेन वापस लेना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल के या आपके परिवार वाले आप पे दबाव बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। नहीं सर, मुझ पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। मुझे अपनी कंप्लेन वापस लेनी है। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। कोमल जी, अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के केसेस में औरतें कंप्लेंट लिखाने से डरती हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों के हौसले और बढ़ जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए कोमल जी। कपिल, इनसे रिटर्न में लो और विशाल को छोड़ दो। आइए लेके आने। आज तो सबकी जान ही ले लेते हो। अब आपके जाने या ना जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ मेरी चलेगी। अरे काश मैंने भैया भाभी की बात ही ना मानी होती, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। ये सब आपकी गलती है। आप ही ने शादी करवाई थी ना मेरी उससे, कहा था कि बड़ी अच्छी लड़की है। अब मुझे क्या पता था मेरी साली ऐसे निकलेगी। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। हमें बहुत जल्द कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कोमल से छुटकारा पा सके। एक ऐसा तरीका जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पलक, ऊपर में नहीं है। पलक, गाड़ी में भी नहीं है। उसने दी क्या भी नहीं है। छत पे भी नहीं है। मैंने भी पूरा मोहल्ला देख दिया, कहीं नहीं है। मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आओ ना। तुम घबराओ मत, वो मिल जाएगी। सब ढूंढ रहे हैं उसे। मेरे ख्याल से अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ मैं जाता हूँ। जा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो चलो चलो। अब मेरी बेटी पलक रोज की तरह स्कूल से आई, खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। रोज वो खेल कूद कर घर आ जाती है, लेकिन आज सर, हमने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? नहीं साहब, हमारे तो किसी से कोई अनबन भी नहीं हुई। जैसे हमें बच्चे के बारे में पता चलेगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। कपिल, कोमल और पूजा दोनों बहनें हैं। कोमल का अपने ससुराल वालों से पहले ही रिश्ता ठीक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा भी इन्हें पसंद नहीं थी, इसी वजह से किसी ने इसकी बच्ची को कुछ कर दिया? लेकिन सर, पूजा के मुताबिक पलक को सभी प्यार करते हैं और परिवार में भी उसके सबके साथ अच्छे रिलेशन है। कपिल, ये 5 साल की बच्ची के गायब होने का मामला है। हम कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं कि इनके एरिया में चलकर उन बच्चों से पूछताछ करते हैं जिनके साथ पलक खेलती थी। तब तक इस पूरी फैमिली के लोकेशन डिटेल निकलवाओ। पता करो कि जब बच्ची किडनैप हुई कौन कहां था। राइट सर। बेटा, पलक आप लोगों के साथ खेल रही थी तो कोई आया था उससे मिलने? हाँ, उसकी कोमल मौसी आई थी उससे मिलने। चॉकलेट। फिर वो उसके साथ ही चले गई। अच्छा, आप लोगों को बताया था पलक ने कि वो कहाँ जाने वाली है? शायद अपने मामा के घर गई है। ये सब तेरा ही किया धरा है ना? अरे तो हमारी दुश्मनी उस मासूम बच्ची से क्यों निकाल रही है? कहाँ छुपा के रखा है उसको? मुझे कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है। कोमल के ससुराल वालों को शक था कि पूजा की बेटी पलक के लापता होने के पीछे कोमल का हाथ था। क्या वाकई कोमल ने पलक के साथ कुछ किया था? इसी बीच कोमल के ससुराल वाले कोमल से छुटकारा पाने की बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोमल को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे। आखिर क्या होने वाला था? कहां थी पलक? आपने आखिरी बार पलक को कब देखा था? सर, मैं मार्केट से लौट रही थी, तब मैंने पलक को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा। मैं उसके पास थोड़ी देर रुकी, बात की और फिर मैं वहां से चली गई। लेकिन पलक के दोस्तों का तो कुछ और ही कहना है। उसकी कोमल मौसी आई थी उससे मिलने। उनके मुताबिक आप पलक को अपने साथ लेकर उसके मामा के घर गई थी। नहीं सर, शायद कुछ गलतफहमी हुई है। आपको शायद पता नहीं है, मैंने जब से विशाल के खिलाफ कंप्लेन की है
मेरा मेरे भाई के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, तो भला मैं उसे वहाँ क्यों लेकर जाऊंगी? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? भला मैं आप लोगों से कुछ क्यों छुपाऊंगी? भलक मेरी बहन की बेटी है, मेरी भी बेटी जैसी है, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। नहीं सर, वो तो यहाँ नहीं आई। आपको लगता है कि आपकी बहन कोमल पलक के साथ ऐसा कुछ कर सकती है? सर वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वो उनके घर का मामला है, वो लोग जाने। हमें आपकी वाइफ से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके। आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं। ऐसा कुछ है जो आप जानती हैं और हमें बताना चाहती हैं? सर ये बात बिल्कुल सही है कि कोमल की उसके ससुराल वालों के साथ में बिल्कुल नहीं जमती, लेकिन सर वो पलक के साथ कुछ करे ये मुमकिन नहीं है। बहुत प्यार करती है वो पलक से, उसकी जान बसती है उसमें। जब पलक पैदा हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी कोमल को ही हुई थी, सबसे ज्यादा ख्याल रखती है वो उसका। थैंक यू। सर विशाल के घर वाले और ज्यादा करके खास करके पूजा के ससुर, उनको वारिस चाहिए था जो खानदान के वंश को आगे बढ़ाए, और पलक के पैदा होने से वो ज्यादा खुश भी नहीं थे। बाबूजी को तो हमेशा से ही पोता चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने मेरी बेटी के साथ कुछ? तुम्हें क्या लगता है मेरी पूरी फैमिली क्रिमिनल है? हो ना हो ये सब किया धरा तुम्हारी बहन कोमल का ही है, और एक ना एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पहले छोटी बहू कोमल ने अपने पति पर रेप और ससुराल वालों पर दहेज का इल्जाम लगाया, फिर उसने वो इल्जाम वापस ले लिया। हो सकता है अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर, और अब शायद उनके निशाने पर बड़ी बहू पूजा है। सर कहीं ये लोग कोमल का बदला पूजा से तो नहीं ले रहे? हो सकता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर कपिल गर्ग स्पीकिंग। क्या? सर इधर है। सर कहीं इस किडनैपिंग और मर्डर में गहलोत परिवार का हाथ तो नहीं है? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अब जरा हमारे साथ थे। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? सर बहुत सीधे साधे लोग हैं सर, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं। पता नहीं किसने हमारी बच्ची को मार दिया। पूजा, पलक मेरी भी बेटी थी। पूजा शांत हो जाओ। सर बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से पलक के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला है, जिसे पलक ने मौत के 3-4 घंटे पहले खाया होगा। समझ में नहीं आता इतना बेरहम कौन होगा जो इतनी छोटी सी बच्ची की जान ले। सर बाहर कोमल आई हुई है, वो रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। लेके आओ उसे। सर मैं अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहती हूँ। अब क्या किया है उन लोगों ने? उन लोगों ने मुझे बिजली के झटका देकर मारने की कोशिश की है सर। मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई तो ये जरूर उन लोगों ने जानबूझ के किया है सर। आप चाहे तो गोपाल से भी पूछ सकते हैं सर। हाँ साहब, मैंने देखा था, वो विशाल भैया और मालिक दोनों ऊपर तो गए थे। सच बता माजरा क्या है? पहले पलक की मौत और उसके बाद कोमल पे मर्डर अटेम्प्ट। बोल। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब उस कोमल की चाल है हमारे घर को बर्बाद करने की सर। पलक के साथ भी उसी ने कुछ किया हुआ सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे मारकर जेल क्यों जाना चाहूंगा? वो झूठ बोल रही है, हमें फंसाना चाह रही है सर वो। अब हम आपसे क्या बोले? कुछ बोलेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। पता नहीं किस किस के साथ उसका चक्कर था, यहाँ तक कि हमारे नौकर के साथ भी उसका चक्कर है। नौकर के साथ? क्या चक्कर चल रहा है तेरा और कोमल का? नहीं साहब, नहीं साहब, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है कोमल भाभी के साथ। हमने कुछ नहीं किया साहब। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। मुझे माफ कर दो भाभी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हाँ ठीक है, कर दूंगी माफ तुझे, पर बदले में तुझे मेरी मदद करनी होगी। पुलिस में गवाही देगा, मेरी बात को सच बताना होगा। बोल, करेगा? और किसके खिलाफ गवाही देनी होगी? मेरे ससुराल वालों के खिलाफ। नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा। अरे नमक खाया है उनका, और नमक हरामी उन्हीं से। नहीं होगा तुझसे?
ठीक है, मैं भी पुलिस वालों को जाकर बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। बहुत नमक खा लिया तूने, अब जेल की हवा खा। सर इसलिए मैंने गवाही दी थी। उस दिन मालिक विशाल भैया, उन दोनों को मैंने छत पे जाते हुए देखा था, लेकिन साहब उन दोनों ने वहाँ क्या किया ये मुझे नहीं पता। क्या गोपाल ने ऐसा कहा आप लोगों से? कोमल अब ज्यादा ड्रामा मत करो। नहीं सर, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने गोपाल को कोई धमकी नहीं दी थी और उसने खुद देखा था कि वो दोनों ऊपर आए थे और कपड़े सुखाने की तार के साथ उन्होंने ही कुछ किया था जिसकी वजह से मुझे करंट लगा। इसका कोई सबूत है आपके पास? आप लोगों से बोल रही हूँ तो सबूत की क्या जरूरत? बिना सबूत के हम आपके ससुर और पति को लॉकअप में नहीं रख सकते, उन्हें छोड़ना ही होगा। लेकिन सर आप... गोपाल की गवाही भी कोई मायने नहीं रखती है, आप जा सकते हैं। सर क्या लगता है आपको, ये कोमल सच बोल रही है या फिर कोई ड्रामा कर रही है? अभी कुछ कह नहीं सकते कपिल, धीरे धीरे ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा। सर पलक का मर्डर और कोमल का केस दोनों ही आपस में कनेक्टेड लगता है। मे बी ये भी हो सकता है कि ये खिचड़ी इस परिवार की ही हो। राइट सर, कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पक रही है इनके फैमिली। सर ये रही इन लोगों की कॉल लोकेशन डिटेल्स। सर इस डिटेल के हिसाब से तो इनमें से कोई भी उस लोकेशन पर रहेगा। सर आपके कहने पर मैंने उस एरिया में पूछताछ की थी और पूछताछ के दौरान एक अजीब सी बात सामने आई है। वो क्या? सर पलक उस दिन उस ग्राउंड के अंदर खेल रही थी और वहां पर कुछ लोगों ने एक तांत्रिक को उस ग्राउंड के आसपास देखा है। तांत्रिक? ये क्या माजरा है? सर कहीं ये पलक किसी तांत्रिक के जादू टोने का शिकार तो नहीं हो गई? सब बता दो साहब, वो पूजा मेरे पास आई थी। मैं घर वालों के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। जल्दी कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे बेटा हो जाए। अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने उसे दवाई भी दी थी साहब, लेकिन उसकी बच्ची से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। फिर तू उस एरिया में क्या कर रहा था जहाँ पलक खेल रही थी? मैं वहां से बीड़ी का पैकेट लेने जाता हूँ और मैंने उसे वहां कभी नहीं देखा। उसे अगवा करने तो दूर की बात है। कपिल कोमल और पूजा को थाने बुलाओ, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब भी हमारी नजर से बाहर है। राइट सर। ठाकुर देखना विंडो पे। कोई दिख नहीं रहा सर अंदर। दरवाजा तोड़ू सर। एक्सक्यूज मी, ये आपके पड़ोसी कहाँ गए? सर आज सुबह पूजा की मौत हो गई थी। क्या? वो लोग उसके क्रियाकर्म करने के लिए गए। ठीक है आप जाइए। ठाकुर शायद अंदर कोई है। ठाकुर दरवाजा तोड़ो। कोमल तुम्हें यहाँ किसने बांधा और ये पूजा की मौत कैसे हुई? मेरी दीदी की मौत आज सुबह अचानक हुई। जब मैंने आपको फोन करने की कोशिश की तो यहाँ बांध कर चला गया और पूजा का क्रियाक्रम कराने के लिए लेकर गया। तुम्हें पता है उसे कहाँ लेके गए? हाँ। क्या रहा है ये सब? पानी दो, आग बुझाओ इसे, पानी दो, बुझाओ आग को, जल्दी। क्या हुआ सर? बुझाओ सारा आग। सर हुआ क्या है? पूजा का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? साहब पूजा को कौन सा किसी ने गोली मार दी थी जो हम उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते या पोस्टमार्टम करवाते? सुबह देखा तो बेसुध पड़ी थी अपने बिस्तर पे, सांसें भी नहीं चल रही थी उसकी। हमें लगा कि मर चुकी है वो, इसलिए डॉक्टर को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी हमने। अब डॉक्टर को भी तभी बुलाते हैं ना सर जब किसी के बचने की उम्मीद हो। इतने भी अनपढ़ नहीं है आप लोग कि इतना भी नहीं समझते हैं कि किसी भी बॉडी को जलाने से पहले किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। और उस पर कोमल के हाथ पैर बांधकर उसे घर में बंद करके आए आप लोग। हमने कोमल को नहीं बांधा था, तो झूठ बोल रही है। सर वो खुद ही नहीं आना चाहती थी यहाँ। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। भला मैं खुद को बांधकर अपने आप को लॉक कैसे कर सकती हूँ कमरे में? कुछ भी कर सकती है, इसका भरोसा मत कीजिए आप। तो तुम्हारा भरोसा करे? ज्यादा मत बोलो। झूठी झूठी मैं नहीं, झूठी तुम सब लोग हो। चुप कर, झूठे हम नहीं झूठी तू है।
जब से हमारे घर में आई है हमारे परिवार की सुख शांति छीन गई है सर। चुप रहिए आप सब लोग। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से पूजा की मौत उसके लंग्स में धुआं भरने की वजह से हुई। और ये धुआं 100% चिता का ही होगा। मतलब पूजा के ससुराल वाले उसे जिंदा जला रहे थे। सर मुझे लगता है कि ये फैमिली आपस में मिली हुई है। इन सब ने आपस में मिलकर पूजा को मारा है। उठा के लाओ सबको, एक एक से अपने स्टाइल में पूछताछ करते हैं। राइट सर। पूजा जिंदा थी जब उसे जलाया जा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमें नहीं पता था कि पूजा जिंदा थी। झूठ। शुरुआत से तुम लोग झूठ बोल रहे हो और इल्जाम कोमल पे लगा रहे हो। होता चाहिए था ना तुम्हें, इसलिए तुमने पूजा और पलक दोनों को मार दिया। हाँ साहब, मैं मानता हूं कि मुझे पोते की चाहत थी, लेकिन मैंने अपनी पलक को नहीं मारा साहब, और पूजा का खून भी मैंने नहीं किया। सर और तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पलक का और पूजा भाभी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो भैया ने आवाज दी तो हम लोग भागकर उनके कमरे में गए और हम लोगों को नहीं पता था कि पूजा भाभी जिंदा है। सर अगर पूजा जिंदा रहती तो हम उसका क्रियाक्रम क्यों करते? हाँ सर। सर हमारा यकीन कीजिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। कत्ल तो तुम लोगों ने किया है, जानबूझकर या अनजाने में, लेकिन खूनी तुम ही लोग। और जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते ना, तुम लोग अंदर ही रहो। विशाल ने कुछ गलत नहीं किया है साहब। वो कोमल का पति है, वो चाहे उसके साथ जो करे उसकी मर्जी। शर्म आनी चाहिए आपको एक औरत होकर ऐसी बातें करते हुए। खैर ये बताइए कि पूजा और उसकी बेटी पलक को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच मानिए मैंने कुछ नहीं किया। सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर जब हमने तांत्रिक से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि पूजा अक्सर उसके पास आया करती थी। और सर तांत्रिक के कॉल रिकॉर्ड से भी ये प्रूफ होता है कि पूजा उसके टच में थी। लेकिन सर जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया तो एक चीज पता चली, ये सब शुरू होने से पहले ही कोमल तांत्रिक के पास आया जाया करती थी। और ये बात तांत्रिक ने हमसे छिपाई थी, जो इस तरफ साफ इशारा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप लोगों ने पहले कुछ पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। मुझे कोमल ने पूजा से मिलवाया था। पापा ये मेरी बहन पूजा है, इसे बेटा चाहिए। आप अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे इसे बेटे की प्राप्ति हो जाए। अवश्य। देख तेरी तरह हमें भी तंत्र विद्या आती है। जब अपने लॉकअप में ले जाके डंडे से मंत्र फूकते हैं ना तो अच्छे अच्छे सच बोलने लगते हैं। फिलहाल तो तुझे छोड़ रहे हैं, पर एरिया छोड़ के मत जाना। तुमने झूठ बोला था ना, पूजा को तांत्रिक के पास तुम ही लेके गई थी ना? हाँ सर, पूजा दीदी को मैं ही उस तांत्रिक के पास लेकर गई थी, लेकिन मैं उस तांत्रिक को जानती नहीं थी। मुझे उस तांत्रिक के बारे में भाभी ने बताया था। इससे ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। 24 घंटे नजर रखो इस कोमल पर। कोई भी हरकत होती है तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। मुझे लगता है इसके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। एक बार इसके पति और ससुर ने इसके साथ गलत किया था। हो सकता है इस बात का बदला ये अपनी बहन पूजा से लेना चाहती हो, क्योंकि इसकी बहन पूजा ने ही इसकी शादी इस घर में करवाई थी। बहुत शातिर खिलाड़ी है ये। अपने पूरे परिवार के साथ इसने खेल खेला है। इनफैक्ट हमारे साथ भी ये खेल खेल रही है। राइट सर। सर एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। वो क्या? सर 2 महीने पहले कोमल ने अबॉर्शन करवाया था। ये देखिए। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं इस अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो खुद सुनकर हैरान हूँ, क्योंकि कॉलेज में खेलते वक्त एक बार मुझे चोट लग गई थी और इंटरनल इंजरी की वजह से मेरे लिए बच्चा पैदा करना नामुमकिन हो गया था। सर आप चाहें तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसलिए कोमल तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। वो मेरा बच्चा था, मेरा और विशाल का बच्चा। बदला लेना चाहती थी मैं उससे। आप ही सोचिए ना सर, अगर ये बच्चा किसी दूसरे का होता तो मैं अबॉर्शन क्यों करवाती, बल्कि उस बच्चे को पैदा करती, उसे पालती, जिसे देखकर विशाल हर वक्त तकलीफ में रहता। पर विशाल तो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। झूठ बोल रहे सर, आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। झूठ मत बोलो, रिपोर्ट है उसके पास। झूठी रिपोर्ट्स बनवाने में कितना टाइम लगता है सर? इस केस में पुलिस अब एक ऐसे भंवर में फंस चुकी थी जहां से उन्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। इस केस की शुरुआत में जहां कोमल एक बलात्कार के विक्टिम के रूप में सामने आई थी, वहीं इस वक्त वो पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट थी। कोमल के ससुराल वालों को पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन वो अब भी
उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। सर अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो फिर पूजा को बेहोशी का इतना हैवी डोज किसने दिया? और सर अभी तक पलक का मर्डर सस्पेंस ही बना हुआ है। कपिल, देखने में ये दो केस हैं, लेकिन ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं ये सारा मामला आपस में जुड़ा हुआ है, पर घर का कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या पता कि घर के नौकर गोपाल को भी कुछ पता हो, लेकिन घर वालों की दबाव की वजह से उसने हमें कुछ नहीं बताया। कपिल, ले आओ उस गोपाल को। राइट साहब। साहब मुझे मारो मत बस साहब। साहब मैं बताता हूँ सब। फटाफट बोलना चालू कर। साहब वो कोमल भाभी, साहब वो पूजा भाभी को डेली एक दवाई खिलाती थी जो उस तांत्रिक बाबा ने बताई थी। उसी दवाई की वजह से उनकी मौत हो गई। साहब इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता मुझे। कपिल, एरिया के हर मेडिकल शॉप पे उस दवा के बारे में पता करो और इस तांत्रिक को उठा के लाओ। राइट साहब। सच बता, वो कौन सी दवा है जो तूने पूजा को देने के लिए बोला था? मैं तो छोटे मोटे उपाय बताता हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी ना साहब, मेरा यकीन कीजिए, पूजा की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसे नहीं बोलेगा, इसे हम अपने तरीके से समझा रहा हूँ। नहीं साहब नहीं, मैं आपको पलक की मौत के बारे में बता सकता हूँ साहब। बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को मार डाला, लेकिन खुद को नहीं मार पाई। उसने अपनी बच्ची को तो मार दिया, लेकिन वो खुद को नहीं मार सकी। अगर ये तेरी बनाई हुई नई कहानी है ना, तो याद रखना, ये तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी है। नहीं साहब, उसने मुझे जो बताया वही मैं बोल रहा हूँ साहब। किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? हाँ सर, मेरा अफेयर था कोमल के साथ। मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका था, उसकी वजह से मुझे भी ताने सुनने को मिलते थे। वो मुझे बेटा नहीं दे पा रही थी। सर मेरे दिल में पूजा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस बीच मैं और कोमल करीब आ गए। मैं जानता था वो सब अपनी बहन को तकलीफ देने के लिए कर रही थी, लेकिन मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं था। कोमल को घर से लेकर बाहर तक किसी का भी सपोर्ट नहीं था। फिर मैंने उसकी मदद की, इसी वजह से हम करीब आ गए। कोमल मैं जानता हूं तुम सही और मेरा भाई गलत है। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारी अपनी बहन भी नहीं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या सच में मेरा साथ देंगे? हाँ कोमल। क्या है सब? हाँ सर, हाँ मैंने ही पूजा दीदी को दवाई दी थी, और वो दवाई मुझे उस तांत्रिक ने नहीं दी थी, बल्कि मैं रोज झूठ बोलकर उसे वो दवाई देती थी ताकि वो एक ना एक दिन मर जाए। क्या हुआ? क्या? पूजा, पूजा उठो। लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। पर अच्छा हुआ कि वो मर गई, वरना मैं खुद में कोई रास्ता जरूर निकाल लेती उसे मारने का। क्यों किया ये सब? क्योंकि उसने मुझसे बदला लेने के लिए पलक की जान ली थी सर। पलक की हत्या तुम्हारी बहन पूजा ने की है। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? ये नहीं हो सकता, मेरी बहन पलक को नहीं मार सकती। उसने मुझे खुद बताया। क्या कसूर था उसका? और मेरी शादी है कैसे घर में करा दी? ये सब कुछ दीदी ने किया, सब कुछ दीदी की वजह से हुआ। फिर आप ही मुझे बताइए कि वो क्यों जिंदा है? किसे जीना चाहिए और किसे नहीं जीना चाहिए, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? अपनी बहन पूजा और उसकी बेटी पलक, दोनों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरी वजह से हुआ?
आप मुझे बताइए सर, क्या कसूर था जो मेरे साथ रेप हुआ? मेरे अपने भाई ने मुझे घर में वापस लेने से इनकार कर दिया। जिससे प्यार करती थी उसके पास गई तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की सर। ससुराल वालों ने मुझे घर में वापस लेने से इनकार कर दिया, मुझ पर दबाव डाला, जिसकी वजह से मैंने कंप्लेन वापस ली और उसके बाद भी वो मुझे घर में नहीं ले रहे थे सर। मैंने सोच लिया था सर, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, सबसे बदला लूंगी। इसलिए मैंने धीरे धीरे ड्रामा करना शुरू किया, अपने जीजा जी के साथ अफेयर किया और उस गोपाल को भी धमकाया मैंने। और वो बिजली की तार का फाटक था, मुझे कोई करंट वरंट नहीं लगा था सर। सबको बचाना चाहती थी, सबसे बदला लेना चाहती थी और आप कह रहे कि अभी भी मैं गलत हूँ। एक गलती को सुधारने की बजाय तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं मानता हूं तुम्हारे ससुराल वाले गलत हैं, उनने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उसका उपाय यह नहीं था जो रास्ता तुमने चुना। भले ही तुम्हारी बहन ने अपनी बेटी पलक को मारा, लेकिन इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम, क्योंकि तुमने उसके पति के साथ अवैध संबंध बनाए। अगर ये सब कुछ नहीं होता ना, तो आज पूजा और उसकी बेटी पलक दोनों जिंदा होते। कोमल की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो अपनी बहन पूजा को दोषी मानती थी और इसी वजह से उसने अपनी ही बहन का खून कर दिया है। कहते हैं कि आंख के बदले आंख एक दिन इस पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जुर्म कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबकी जिंदगियों में तकलीफें आती हैं। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बदले की भावना में हम जुर्म का रास्ता अपना लें, क्योंकि गलत रास्ता हमें कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।